गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। आज ही मेरे प्यारे साथियों सभी को राम राम है और होली की सबसे पहले ही मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही हमारी होली भी आने वाली है, मस्त तरीके से अपने होली भी बनाएंगे। तो सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। एडवांस में ही आप लोगों को दे रहा हूँ, जब तक होली नहीं आएगी तब तक मैं रोजाना देता रहूंगा। एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए, जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था, दोबारा वापस आपके समक्ष हाजिर हैं लेसन नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के। और जल्दी से आ जाओ ताकि सारे के सारे जो दोस्त आप लोगों के जो जुड़ने वाले हैं जल्द ही वो अपने साथ में जुड़ने की कोशिश कर लें, और ताकि अपने जो चैप्टर जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उस चैप्टर को अपने वापस शुरुआत कर देते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है मेरे प्यारे साथियों। तो पिछली वीडियो में आपने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, है ना। डेफिनेशंस के बाद में थर्मोडायनेमिक्स कुछ टाइप हमने पढ़े, सिस्टम के कुछ टाइप पढ़े हम लोगों ने। एंड लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो देख लेना मेरे प्यारे साथियों। तो पिछली वीडियो में अपने चल रही थी बात प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण धर्मों के बारे में अपने बात कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद है तो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे अपने। तो बस आ जाइए मेरे प्यारे साथी, वापस उसी जोश और जुनून के साथ में अपने इस टॉपिक को अपने फिनिश करेंगे। आज कई सारी डेफिनेशंस और भी डिस्कस करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम की प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की अगर अपने बात करें तो सिस्टम में दो टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एक तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऐड किए गए अमाउंट पे डिपेंड करती है, और दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐड किए गए अमाउंट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती, है ना। तो सिस्टम में दो प्रकार की फिनोमिनन, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। विस्तीर्ण गुणधर्म और गहन गुणधर्म। विस्तीर्ण गुणधर्म को बेटा जी मात्रात्मक गुणधर्म भी कहते हैं, ध्यान रखना, मात्रात्मक गुणधर्म भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये मात्रा पे डिपेंड करते हैं और ये वाले मात्रा पे डिपेंड नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिछली वीडियो में इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि द प्रॉपर्टीज विच ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। ऐसी या तंत्र के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करते हैं, या मैं कहूं मिलाए गए पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं, वो गुणधर्म तुम्हारे क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव। देखो मात्रा पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसलिए तुम लोगों ने इसको मात्रात्मक गुणधर्म भी कह सकते हो आप, मात्रात्मक गुणधर्म। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इसको मात्रात्मक गुणधर्म हम लोग क्यों कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, विस्तीर्ण गुणधर्म, क्योंकि ऐसे गुणधर्म हैं जो मात्रा पे डिपेंड करते हैं, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था गहन गुणधर्म। ये ऐसे गुणधर्म हैं जो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करते, चाहे पदार्थ आप लोग कितना भी ऐड कर दो, है ना। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस की मात्रा पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते उसको आप क्या कहोगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो मैं लिख देता हूं, एक बार हिंदी वालों ने लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ऐसे गुणधर्म जो मिलाए गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते, उन्हें गहन गुणधर्म कहते हैं। आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई होगी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीन क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीन क्या होता है। आज अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी ऐसे कौन कौन से गुणधर्म हैं जो एक्सटेंसिव गुणधर्म होंगे, और ऐसे कौन कौन से गुणधर्म हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है ना।
और आप लोगों का भी एबीसीडी क्वेश्चन अगर आएगा तो बेटा जी आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें 3 ऑप्शन सेम होंगे और चौथा ऑप्शन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा विस्तीर्ण गुणधर्म है, पहचान करो, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाई करो, है ना। तो आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा जी नंबर पॉइंट पहला। तो पहले अपने डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। है ना, विस्तीर्ण गुणधर्म के उदाहरण की बात करेंगे अपने, या मात्रात्मक गुणधर्मों के उदाहरण। विस्तीर्ण गुणधर्म के उदाहरण। करें स्टार्ट, आ जाओ। देखो मैंने भी आपको बोला इनका दूसरा नाम मात्रात्मक गुणधर्म भी है, मात्रात्मक गुणधर्म, है ना, जो मिलाए गए अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के ऐड की गई अमाउंट पे डिपेंड करती है, मिलाई की मात्रा पे निर्भर करते हैं, जो प्रॉपर्टी जो गुणधर्म, उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखो इसके एग्जांपल्स की अपने बात करें बेटा जी, एग्जांपल नंबर पहले की बात बता रहा हूं मैं। जैसे वेट ले लेते हैं अपने, वेट, भार। भार एक कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, अगर अपने बात करें 5 किलो किसी गेहूं की बात कर लेते हैं अपने, है ना, 5 केजी गेहूं है। अब उस अपने अपने क्या करें, 5 केजी और मिला दी इसमें। अब जब 5 केजी और मिला दी तो मुझे बताओ उसका भार कितना हो गया, क्या 5 किलो रहेगा क्या? नहीं, अब उसका भार हो जाएगा 10 केजी, है ना, 10 किलोग्राम उसका भार हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी। मतलब वेट ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सब्सटेंस की मिलाई की मात्रा पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। पहले 5 केजी थी, अब जब हमने 5 केजी गेहूं और ऐड कर दी तो अब ये टोटल कितने केजी होगी, 10 केजी होगी। तो मेरे ख्याल से भार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको अब आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा कि ये कैसे डिपेंड करती है। तो वेट सब्सटेंस की ऐड की मात्रा पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक प्रकार का कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात करता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो बेटा जी आयतन, है ना। अच्छा आप लोग क्या करो, अपने मान लीजिएगा 1 लीटर बड़ी बाल्टी के अंदर अपने 1 लीटर पानी ले लेते हैं। कितना लीटर पानी, 1 लीटर पानी। वॉल्यूम कितना उसका, 1 लीटर है। आपने 5 लीटर पानी और डाल दिया उसमें, अब टोटल कितना लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा क्या? नहीं, अब 6 लीटर हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, मिलाई ऐड की गई मिलाई की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। सो वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब समझ में आ रहा होगा आपको ना। हाँ, तो ऐसे ही देखना है अपने को। बात करते हैं मास। मास का मतलब है बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसमें टोटल मिलाए गए सब्सटेंस में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या कितनी है, उसको अपने क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिएगा अब अपने कोई बड़ी चीज 2 किलो की बड़ी चीज ले लेते हैं अपने, है ना, 2 किलो की बड़ी चीज लें, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे आपको नहीं पता। वैसे अपने एक अंदाजे के तौर पे बताते रहते हैं कि सिंपल से चलो, अब एक 2 केजी की जगह अब अपने 5 किलोग्राम की बड़ी वस्तु ले लेते हैं। सेम सेम ले लिए तुम लोगों ने, सेम, है ना। जैसे मान लो चलो अपने ये ले लेते हैं ना, जैसे ये लीजिए, अपने क्या करते हैं, कैसा होता है, चलो ये बना लेते हैं अपने। ये दो, ये मेरे प्यारे साथियों सेब है, दिख रहा है सेब, एप्पल, एप्पल, हाँ ये देखो एप्पल है। अच्छा ये एक एप्पल दिख रहा है आपको। अच्छा ग्रीन कलर का बनाते हैं अपने उसके ऊपर, ये लो डंडी ग्रीन कलर की बनाते हैं, ये लो, ठीक है। अच्छा एक एप्पल ये है, कितने ग्राम का, मान लो ये है 100 ग्राम का, ठीक है ना। 100 ग्राम को ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, लगभग 100-200 ग्राम के तो आते ही हैं यार। अच्छा अब एक बड़ा एप्पल है, ये लो, ये लो, ठीक बना क्या, चलो बड़ा एप्पल जो है ऐसे बना दिया आपने, ये लो, ये बड़ा एप्पल है। ये लीजिए,
ठीक है ना। हाँ ये लो, अच्छा तथ्य भी लगा देते हैं अपने, अच्छा दिखे। ये लो, अच्छा ये मान लो ये 200 ग्राम का है। अब देखो जरा इस छोटे एप्पल को देखो, कितने ग्राम का है, 100 ग्राम। उसका कितना ग्राम है, 200 ग्राम। अच्छा एप्पल में, इसमें 100 ग्राम में पाए जाने वाले जो पार्टिकल होंगे वो कम होंगे कि नहीं होंगे। और किसी सब्सटेंस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल को तुम लोग क्या कहते हो, मास कहते हो कि नहीं कहते हो। तो मेरे ख्याल से इसमें पाए जाने वाले पार्टिकल जो हैं, जो इसमें पाए जाने वाले जो कण है बेटा जी, है ना, पार्टिकल जो है वो कम होंगे। ये बड़ा एप्पल है, ये बिग एप्पल। इसमें पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। अरे बोलो यार, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इसका वेट कम है, भार कम है, इसमें पाए जाने वाले पार्टिकल कम है, मास कम है। अब उसमें हमने बड़ा कर दिया हम लोगों ने, है ना, ये बड़ा हो गया, वो दूसरा एप्पल बड़ा है, उसमें पाए जाने वाले मास की अगर अपने बात करें तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मास चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। मात्रा इसकी कम है तो पार्टिकल कम है, मात्रा उसकी ज्यादा है तो पार्टिकल ज्यादा है। या फिर आप ऐसे कर लो, ये लीजिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया। अब इस 1 लीटर पानी के अंदर मेरे प्यारे साथियों पाए जाने वाले पार्टिकल कम होंगे। अच्छा इसमें तुम लोगों ने और ऐड कर दिया, अब अमाउंट हो चुकी है बेटा जी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर कर दिया तुमने। अब इसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। यानी कि मास इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है ये। मेरे ख्याल से आप लोगों को तीनों प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई होगी, है ना, कि ये इसके अंदर काउंट क्यों होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ अब आगे चलते हैं अपने। अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने, इसको रफ कर देता हूं मैं। ये मास हो गया। बात करते हैं अपने एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा जी इंटरनल एनर्जी, है ना। हाँ इंटरनल एनर्जी, जैसे मान लो बेटा जी 1 लीटर पानी की बात करते हैं अपने, और एक बड़े पात्र में ले लिया तुम लोगों ने, 2 लीटर पानी ले लिया। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो पानी है वो 1 लीटर वाटर है, इसमें 2 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तुमने पानी और मिला दिया, 2 लीटर ऐड कर दिया हमने, पानी की मात्रा ज्यादा कर दी। अब इसमें पाई जाने वाली एंथैल्पी बोले तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जो एंथैल्पी है ये भी मात्रा पे डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल कर रही है। इसकी एंथैल्पी कम है, इसकी एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, तो मात्रा पे डिपेंड करे। सो एंथैल्पी इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेरे ख्याल से एंथैल्पी आप लोगों को पता चल गई होगी। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। अच्छा एंथैल्पी के अलावा बात करते हैं अपने मोल, मोल या मोल अमाउंट, मोल मात्रा। अब मोल मात्रा का मतलब क्या होता है बेटा, मोल मात्रा का मतलब होता है कि इसमें अगर तुमने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स की मोल मात्रा कम होगी, मोल नंबर कम होंगे इसके। और तुमने पानी ऐड और कर दिया, पानी 2 लीटर कर दिया, इसका मतलब इसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोल नंबर क्या हो जाएंगे। मोल नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। अभी तो फिलहाल आप याद रखो मोल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। इसमें मोलों की संख्या कम है, उसमें मोल ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मात्रा बढ़ा दी, और बढ़ा और मिला दो आप लोग, मात्रा और बढ़ जाएगी। तो मोल भी एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हम लोगों ने किसके बेसिस पर एक्सप्लेन, रटने नहीं है बताएं, इन चीजों को रटना मत। आप रटोगे तो समझ में आप लोगों को जितना आने वाला है वो समझ में नहीं पाएंगे अपने, है ना। आप हर एक चीज को एक्सप्लेन या फिर आप लोग एक्सपेरिमेंटली समझा करो आप, है ना, फिर अपने डिस्कस कर पाएंगे। अच्छा इसके अलावा एंथैल्पी, एंथैल्पी हो गया। गिब्स एनर्जी, ये लो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होते हैं पढ़ाएंगे अपने आगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना, हाँ जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपने, या डेल्टा जी जो भी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर में।
गिब्स फ्री एनर्जी जो है मात्रा कम है तो बेटा जी उसकी गिब्स एनर्जी कम होगी, मात्रा ज्यादा है तो गिब्स एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे अपने। तो याद रखना बेटा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। गिब्स मुक्त ऊर्जा भी एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। हीट की बात करें अपने, उष्मा, ठीक है ना, उष्मा भी एक प्रकार की क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उष्मा। अच्छा हीट कैपेसिटी की बात कर लो, हीट कैपेसिटी उष्मा धारिता, ये उष्मा धारिता क्या होती है, ये टॉपिक भी अपना आएगा, उष्मा धारिता, ठीक है ना। पढ़ेंगे ये सब चीजें पढ़ेंगे अपने, गिब्स एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अपने हीट के बारे में भी पढ़ेंगे एंड ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द हीट कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, मात्रा पे डिपेंड करती है, मोल नंबर पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है। अच्छा इंटरनल एनर्जी मैंने बता ही दिया, एंथैल्पी, ये लो आपने ऑल से लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोले तो आंतरिक ऊर्जा, कैसे लिखेंगे, आंतरिक ऊर्जा है या नहीं है। ये हमने सारी की सारी क्या डिस्कस की है बेटा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे बात समझ में, तो ये वेट, वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी, मोल, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी भी लिखना चाहो तो एंट्रोपी भी लिख देना, एंट्रोपी, ये सारी के सारी जो चीजें हैं हम लोगों ने जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बेटा जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, पदार्थ की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। अगर तुम लोग सब्सटेंस ऐड करोगे तो ये फिनोमिनन, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, इसलिए सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब अपने, अगली बात करते हैं बेटा जी, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुण धर्म के उदाहरण। यानी कि ऐसे अब मैं ऐसे एग्जांपल लिखूंगा, ऐसी प्रॉपर्टीज लिखेंगे अपने जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, गहन गुण धर्म, गहन गुण धर्म के उदाहरण, ठीक है ना। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करते, चाहे पदार्थ की मात्रा आप कितनी भी ले लेना, ये प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो मैं पहले आपको सिंपल सी चीजें आप लोगों को समझाता हूं मैं पहले। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पहले क्या ले लिया अच्छा आपने ले लिया पहले, चलो ये बॉइलिंग पॉइंट, ये लो बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहो, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिएगा आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, कितना लीटर, 1 लीटर वाटर लिया। अब मुझे बताओ 1 लीटर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होगा, तुम्हें पता 1 लीटर वाटर कितने डिग्री पर बॉइल होगा, 100 डिग्री पे बॉइल होगा कि नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। अच्छा आपने क्या किया, आपने बेटा जी दूसरे पात्र में आपने 5 लीटर वाटर ले लिया, 5 लीटर पानी, इसमें भी वाटर है H2O है, उसमें भी वाटर है H2O है। मुझे बताओ 5 लीटर वाला जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। अरे पानी वाटर की बात कर रहा हूं, चाहे आप लोग 1 लीटर वाटर लो तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, चाहे आप लोग 5 लीटर वाटर लो तो वो भी आप लोगों का टेम्परेचर बेटा जी 100 डिग्री पर आने के बाद में बॉइल होना शुरू होगा। चाहे आप लोग पूरा 100 या 100 लीटर वाटर ले लो, आप लोग 10 किलो ले लो, 1000 किलो ले लो, है ना, जितना भी लो आप लोगों को, आप लोग देखोगे कि टेम्परेचर कितने पे बॉइल होना शुरू हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। मात्रा चाहे कितनी भी लो, क्या पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप लोग 100 ग्राम को गर्म करोगे वाटर को तो भी 100 पे बॉइल होगा,
1 लीटर वाटर के वॉल्यूम लेकर के अगर बॉईल करना चाहें अपने, देन द बीपी इज आल्सो 100, एंड इफ वी बॉईल द 5 लीटर वाटर, देन वाटर इज आल्सो बॉईल स्टार्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पता चल गया होगा कि मात्रा चाहे पानी की कितनी भी ले लें, बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या मात्रा पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। अच्छा, बॉइलिंग की बात छोड़ो, आप ये लो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये लो फ्रीजिंग पॉइंट है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक बिंदु। अब जमाने अपने को इसको जमाना है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में लेकर के आना है। अब 1 लीटर वाटर को अगर आप लोग कूल करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होने लग जाएगा? जमने लगेगा, नहीं लगेगा? अच्छा, उसकी जगह आप लोग 5 लीटर पानी को तुम लोग जमाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी कितने डिग्री पे जमना शुरू हो जाएगा? 0 डिग्री पर। ऐसा थोड़ा ना कि वो उसको ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए। नहीं, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 5 लीटर हो, चाहे वो 10 लीटर हो, मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इसके अंदर क्यों आते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, अच्छा, ये अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपने इसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको पता चलने लग गया होगा कि ये इसके अंदर क्यों आते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं आते, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। बात आगे समझ में बेटा जी? तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अच्छा, पीएच की बात करो। सुना होगा आपने एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। एसिड के अलावा बेस होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, न्यूट्रल 7 होता है। अब आप क्या करो, आपने क्या किया, आपने 1 लीटर, अच्छा, पानी की टैंकी ऊपर भरी पड़ी है ना, अपने घरों के अंदर छत पे आप लोग जाओगे तो पानी की टैंकी भरी पड़ी है। अब आप क्या करो, वहां से 1 लीटर पानी उठा के लेकर आओ, उसका पीएच नोट करो आप, ठीक है ना, नोट कर लिया हमने। अब उस पूरी टैंकी के पास में चले जाओ और उसका पीएच नोट करो आप। क्या पीएच अलग आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि वाटर वहां से 1 लीटर लिया था, उसका पीएच भी सेम आएगा। अब पूरी टैंकी का वाटर का पीएच नोट करोगे तो भी आपका पीएच क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्या पीएच अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि 1 लीटर पानी ले लो पीएच अलग आएगा, 10 लीटर वाटर ले लो पीएच अलग आएगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों। हाँ, नेचर चेंज नहीं करना कि 1 लीटर पानी तुम लोग नदी का लेकर के आ रहे हो, 1 लीटर वाटर तुम लोग अपने घरों में आने वाला वाटर वो लेकर के आ रहे हो, और 1 लीटर तुम लोगों ने समुद्र में उठा करके लेकर आ गए। अरे नेचर चेंज नहीं करना, सेम मात्रा लेनी, सेम। अगर आप लोग नदी का पानी ले रहे हो तो नदी के 1 लीटर पानी को चेक कर लो और 10 लीटर पानी के लेकर के उसका पीएच नोट चेक करो आप लोग, तो सेम आएगा। नेचर चेंज नहीं करना, पदार्थ सेम होना चाहिए, क्वांटिटी चेंज करनी, क्वांटिटी अपने। आ रही बात समझ में? तो चाहे घरों में आने वाले पानी के 1 लीटर पानी का पीएच चेक करो तो भी उतना ही आएगा, 10 लीटर पानी लेकर के फिर उसका चेक करो तो भी पीएच कितना आएगा? सेम। क्या अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। सो पीएच इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, पीएच के अलावा एक पीओएच होता है ना, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ये ओएच आयन की सांद्रता है। बात आ रही समझ में? ये अपने इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक था हमारा एसिड और बेस के बारे में, वहां पे आप लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वो सिलेबस के अंतर्गत है नहीं हमारा। पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, तो वहां पे अपने डिस्कस करते, लेकिन वहां पे अपने को दे नहीं रखा चैप्टर, अपने अदरवाइज आपको बता देता। अच्छा, पीएच एंड पीओएच। अच्छा, इसके अलावा बेटा जी इनकी वैल्यूज होती है, एसिड कांस्टेंट की वैल्यू, बेस कांस्टेंट की वैल्यू, pKa, pKb, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये एसिड कांस्टेंट है, ये बेस का कांस्टेंट है, ये पोटेंशियल ऑफ एसिड कांस्टेंट, पोटेंशियल ऑफ द बेस कांस्टेंट, ये सारे के सारे अपने चैप्टर नंबर 7 में थे, जो आप लोगों ने डिस्कस करने थे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इनको याद कर लेना। ये सारी की सारी चीजें हैं बेटा जी, वो पीएच के साथ कनेक्टेड हुई हुई है, पीएच के साथ जुड़ी हुई है। ये कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, मात्रा पे डिपेंड नहीं करती। बात आगे समझ में? अरे बोलो यार, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं? मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है मोलरता। क्या? मोलरिटी। मोलरिटी की बात करें, अब आप चाहे वाटर की बात करो, है ना, वाटर की मोलरिटी आप लोग फाइंड करोगे तो जितनी वाटर की मोलरिटी उसमें किसी सब्सटेंस में आएगी, जितनी मात्रा तुमने ली उसमें आएगी, उतनी ही मोलरिटी मेरे प्यारे साथियों किसमें होगी, किसी अमाउंट अगर तुमने किसी दूसरे की ज्यादा ली है, उसकी अगर मोलरिटी अगर उसमें फाइंड करोगे तो भी क्या आएगी? सिमिलर आएगी। मोलरिटी
मोलिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम और पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं काउंट होती, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है बेटा जी, है ना। हाँ, इसके अलावा और भी अपने एग्जांपल लिखते हैं अपने, तो इतनी चीजें लिख ली क्या, ये सारी एग्जांपल्स। मैं अगले चलता हूं, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने। अच्छा, बात करते हैं अपने, ये लो, आपने डिस्कस किया था एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी की अगर अपन बात करें तो मोलर एंथैल्पी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा। मोलर एंथैल्पी, ये ध्यान रखना, मोलर एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मोलर एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, देखो ये आपके पास में, ये लो, इसमें है 1 लीटर पानी, ये लो, इसमें है बेटा जी 10 लीटर पानी, ठीक है ना, 10 लीटर पानी, ये लो पानी बना देते हैं, ये लो, इसमें 10 लीटर वाटर है। अब क्या किया, क्या किया आपने 1 लीटर पानी में से, 1 लीटर पानी में से आपने कितनी मात्रा निकाल ली, 1 मोल मात्रा निकाली, 1 मोल मात्रा, कितनी मात्रा में निकाली, 1 लीटर पानी में से 1 मोल आपने वाटर निकाल लिया। अब उसकी एंथैल्पी चेक करो, उसकी एंथैल्पी चेक करोगे तो मेरे प्यारे साथियों, उसकी जो एंथैल्पी आएगी, मान लो वो आ गई H1 एंथैल्पी आएगी। अच्छा, इसमें क्या करो, अब आपने क्या करना है, 10 लीटर में से भी एक मोल वाटर निकाल लो, 1 मोल वाटर निकाल लिया, उसकी एंथैल्पी नोट करो, उसकी एंथैल्पी नोट की तो मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगी एंथैल्पी, वो आ गई H2 मान लो। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि जो H1 की वैल्यू आई है वो बिल्कुल H2 के बराबर होगी मेरे प्यारे साथियों। मतलब चाहे आप 1 लीटर में से 1 मोल H2 निकालो तो उसकी एंथैल्पी, चाहे आप लोग 10 लीटर में से 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो उसकी एंथैल्पी, कितने मोल निकालने, 1 मोल, और 1 मोल एंथैल्पी चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो बराबर आएगी हमेशा। इसलिए देखो मोलर एंथैल्पी को हमने किसमें काउंट करना है, इंटेंसिव, ना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे 1000 लीटर में से 1 मोल मात्रा लेकर आ जाओ, आप 1000 लीटर वाटर है, उसमें से 1 मोल वाटर के अगर आप एंथैल्पी चेक करोगे तो भी इतनी ही आएगी जितनी इसकी आ रही, इसकी आ रही, इसकी आ रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोलर एंथैल्पी जो है वो क्यों इसके अंदर आती है। अच्छा, मोलर एंथैल्पी, और बात करते हैं, ये लो, मोलर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है ना, मोलर आंतरिक ऊर्जा, ये एंथैल्पी थी। मोलर, बात से हमारी आंतरिक ऊर्जा, मतलब 1 मोल की आंतरिक ऊर्जा, चाहे कहीं से भी निकालो आप। मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर गिब्स एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मोलर गिब्स मुक्त ऊर्जा, 1 मोल की गिब्स ऊर्जा चाहे कैसे निकालो उसकी बराबर होगी। ये सारे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, दीज आर आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। बात आ रही समझ में। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ोगे आप, इसके अलावा आप और क्या देखो, कंसेंट्रेशन वाली 4 चीजें होगी, मोलिटी, नॉर्मलिटी, वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगी। हाँ, पोटेंशियल ले लो आप, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लिखना है इसको अपने, इसको आप लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लिखो आप, है ना। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मानक विद्युत विभव, है ना।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मानक लिखना है, मानक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये भी एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो अपने किसी भी सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करें तो चाहे कहीं पे भी आप लोग कितनी भी मात्रा में फाइंड करो ना, तो वो मात्रा पे डिपेंड नहीं करेगा, 1.1 ही आएगा। आगे चलते हैं अपने। इसके अलावा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा अपने सेल पोटेंशियल है ना, ये लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो। ऑक्सीडेशन यानी कि जितने भी पोटेंशियल है ना सब इसमें पका दो आप। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, विद्युत विभव, सॉरी अपचयन विभव, अपचयन विभव है ना। और अच्छा, और आप लोग क्या लिख सकते हो, ईएमएफ या ई नोड सेल, बता ही दिया मैंने। ई नोड सेल तो मानक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है हमारा, है ना। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों के बेटा जी जो कांस्टेंट आते हैं ना, ये लो जो कांस्टेंट आते हैं आपके, है ना, जैसे गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक है ना, जिसको तुम लोग आर से रिप्रेजेंट करोगे, है ना, गैस कांस्टेंट। यानी जितने भी कांस्टेंट है वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, ध्यान रखना। गैस कांस्टेंट हो गया हमारा, और मान लीजिएगा आगे आप लोगों का जितने भी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे वो सारे इसके अंदर आप लोग लिख देना। आप लोग गैस कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटी कांस्टेंट हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आप लोगों का आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं ऑल कांस्टेंट, ये लो ऑल कांस्टेंट्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सभी के सभी जो नियतांक होते हैं ना वो सारे के सारे किसमें, गहन गुणधर्मों में आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पता, इतने आप लोगों को याद रखने बेटा जी, मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि मात्रात्मक गुण कौन कौन से होते हैं, है ना, जो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अलावा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है वो उसमें आ जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना आप, अगर मोलर कहीं पे लिखा है ना, मोलर 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 चीज, तो याद रखना वो हमेशा किस में आएगी, वो इसी में आएगी, ठीक है। मोलर एंथैल्पी हुई, मोलर गिब्स एनर्जी हुई, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, ये लो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी होगी। बोले तो मोलर उष्मा धारिता होगी, मोलर उष्मा धारिता होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो किस में काउंट हो जाएंगे बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जाएगी सारी की सारी। आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से इतनी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए काफी रहेंगे। इनमें से आप लोगों के एग्जांपल्स देखने को मिलते ही हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताओ। क्लियर है बात। तो ये थी बातें हमारी इनके बारे में। चलिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट आगे लेकर के चलते हैं अपने नया टॉपिक मेरे प्यारे साथियों। अगली हेडिंग डालो आप लोग, अगली हेडिंग क्या डालोगे आप, हाँ, फेज फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये लो, अवस्था और पथ नियतांक, जो भी कहना चाहो, क्या कहोगे आप इसको यार, और पाथ फंक्शन, है ना। अवस्था स्थिरांक क्या कहोगे इसको, कंफर्म याद नहीं, चलो एक बार लिख लो, आप लोग बता देंगे। फेज फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में अपने बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने बेटा जी फेज फंक्शन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे अपने पाथ फंक्शन के बारे में। तो पहले हेडिंग डालिए आप लोग, नया टॉपिक है हमारा,
फेज फंक्शन, ठीक है ना। फेज फंक्शन क्या होता है? फेज फंक्शन, इसको स्टेट फंक्शन भी कह सकते हो आप। हाँ, स्टेट फंक्शन, अवस्था, अब आगे पता नहीं क्या कहते हैं इसको यार, स्टेट फंक्शन भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, रुकना एक बार। फेज फंक्शन को अपने क्या कहते हैं, जरा चेक कर लेता हूं मैं कि फेज फंक्शन का मतलब। लिखा होगा इसमें, है नहीं, चलो देख लेना आप यार क्या कहते हैं फेज फंक्शन, जो भी है। चलो आओ, क्या होता है फेज फंक्शन और पाथ फंक्शन। पहले अपने फेज फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज कह दो आप। अब देखो, प्रॉपर्टी चल रही है आप लोग एक प्रकार से, जैसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज है वो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेज फंक्शन और पाथ फंक्शन, है ना। फेज फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि ये ऐसे फिनोमिनन है, ऐसी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी which can't be depend अवस्था फलन, याद है, अवस्था फलन कहते हैं इसको। आप क्या कहते हो? अवस्था फलन। हाँ ठीक है, अवस्था फलन, अवस्था फलन और पथ फलन, ठीक है, याद आ गया, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, आ जाओ। अवस्था फलन और पथ फलन। तो देखो, पहले बात करते हैं अपने अवस्था फलन की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज विच कांट बी डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पथ पे डिपेंड नहीं करती, है ना। पथ पे डिपेंड, पथ का मतलब तुम्हें पता ना, रास्ता, है ना। हाँ, ऐसे गुणधर्म ऐसे गुणधर्म जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अवस्था फलन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अवस्था फलन कहते हैं, जो पथ पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, जो पथ पे डिपेंड करते हैं वो हमारा पाथ फंक्शन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो अभी पहले अपने फेज फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो बेटा, मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूं, जैसे मान लो अपने एक क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, ये लो, है ना, ये लो, ठीक रहेगा क्या? ये रहने दो, अपने दूसरा लेते हैं। हाँ, ये लो, ये कंटेनर ले लिया बेटा मैंने, ठीक है ना, दिख रहा है? ये लो, नहीं दिख रहा तो अपने इसको ये लो, डार्क बना देते हैं। ये लो, ये कोई आपने कंटेनर ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, इस कंटेनर में आपने क्या डाल दिया? कोई लिक्विड डाल दिया, ये लो, या कोई गैस डाल दी तुमने, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे तुमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया, ये लो, इस पे कोई आपने पिस्टन लगा दिया, ये लो, ये कोई पिस्टन लगा रखा है मैंने इसके ऊपर, ठीक है, पिस्टन लगा दिया आपने, ठीक है। क्या लगा रखा है इसके ऊपर? पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। पिस्टन से अपने लगाएंगे इसके ऊपर प्रेशर, जो भी है। अच्छा, अब आप क्या देखोगे? पिस्टन लगाया आपने, तो बात करते हैं इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, ठीक है जी। हाँ, इसका टेम्परेचर, ये पिस्टन लगा रखा है आपने, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना, ये सारे कांस्टेंट हैं,
स्थिर कर दिए तुमने इसको, ठीक है, हाँ ये लो, स्थिर कर दिया आपने इसको। अच्छा, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसकी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये सारे कांस्टेंट है ना, तो इसकी जो इंटरनल एंथैल्पी है, वो इंटरनल एंथैल्पी का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। यानी कि इंटरनल एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जितनी होगी उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, पहले कितनी थी अब कितनी है। अच्छा, डेल्टा एनर्जी के अलावा डेल्टा गिब्स एनर्जी की बात करें बेटा जी, वो भी कितनी आएगी? 0। मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब ये है कि मान लो पहले एंथैल्पी, ये लो, बिफोर एंथैल्पी इज H1, पहली एंथैल्पी कितनी? H1। आफ्टर द एंथैल्पी इज H2। मान लो बाद की एंथैल्पी कितनी होगी? H2 होगी। बात आगे समझ में? अच्छा, अब आप लोग डिफरेंस देखोगे कि डेल्टा H बराबर में H2 माइनस H1, पहले कितनी थी अब कितनी है, दोनों का माइनस करोगे तो मेरे प्यारे साथियों पहले भी उतनी एंथैल्पी थी, अब भी उतनी एंथैल्पी आएगी। मतलब एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। डेल्टा H का मान 0, डेल्टा E का मान 0, डेल्टा G का मान, गिब्स एनर्जी, इनका सबका मान क्या होगा? 0। यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पथ पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? प्रॉपर्टीज पथ पे। अच्छा, मान लो ये क्या चीज है? ये मार्कर है, ठीक है ना। अब इस मार्कर के अंदर जितनी एनर्जी है ना मेरे प्यारे साथियों, उतनी एनर्जी है। अब इस मार्कर को मैं आपके पास लेके आ गया, अब आपके पास में लेकर के आया, तब क्या इसके अंदर जो एनर्जी है क्या वो चेंज हो जाएगी? क्या नहीं। अब आप लोग कितनी दूर बैठे हो, कोई मेरे से 100 किलोमीटर दूर बैठा, कोई 300 किलोमीटर दूर बैठा, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा होगा, कोई हो सकता है मेरे बगल में बैठा हो 5 किलोमीटर के अंदर। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस मार्कर को तुम्हारे पास में लेकर के आऊं, तो क्या इसका वेट, आई एम सॉरी, क्या इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है क्या वो चेंज हो जाएगी? क्या हाँ बताओ, क्या ये पथ पे डिपेंड कर रही है? क्या नहीं कर रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पथ पे डिपेंड नहीं करती हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हो, उसको तुम क्या बोलोगे? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी, कौन सी? फेज फंक्शन। तो मेरे ख्याल से फेज फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पथ पे निर्भर नहीं करती, उनको तुम लोग क्या बोलोगे? फेज फंक्शन के नाम से अपने जानते हैं। क्लियर है बात? डेल्टा जी, डेल्टा ई, डेल्टा एच, ये जो भी एनर्जी है बेटा जी, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एंथैल्पी या गिब्स एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको किस में काउंट किया जाता है? हाँ, दीज आर फेज फंक्शन। ये सारे के सारे क्या है? फेज, ये सारे के सारे फेज फंक्शन है बेटा। बात आगे समझ में? अच्छा, बात करते हैं अगर अपने पाथ फंक्शन की। पथ फलन की बात करते हैं अपने पथ फलन। अब इसमें तो नाम से स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे डिपेंड करती है ना। तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन पाथ, दैट्स आर पाथ फंक्शन। बात आगे समझ में? ऐसे गुण जो पथ पर निर्भर करते हैं उन्हें पथ फलन कहते हैं। बात आगे समझ में? अच्छा, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा मैंने कुछ वेट, है ना, अब वेट क्या उठाऊं मैं?
कुछ भी वेट उठा लो, है ना। जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं पकड़ के ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, तो मुझे बताओ क्या मैं वर्क कर रहा हूं, क्या मैं कार्य कर रहा हूं क्या? हाँ, क्या मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं क्या? नहीं लेके जा रहा। अच्छा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा या अपने पढ़ेंगे, W बराबर Fs होता है कि नहीं होता? हाँ, वर्क बराबर में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएंगे, अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बल लगाने पर अगर उसमें कुछ विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा। अगर बल तुमने लगाया और विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं, विस्थापन 0 है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल कितना? 0, मतलब आपने कार्य नहीं किया। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, अब मैं इसको पकड़ के बैठ खड़ा हूं, मैं क्या मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं क्या? कुछ मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं क्या? नहीं कवर कर रहा। मतलब मेरी डिस्टेंस बोल तो दूरी, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो कितना है? 0। इसका मतलब मेरा कार्य भी कितना होगा? 0। मतलब कार्य तभी होगा जब कुछ ना कुछ पथ तय होगा। वर्क तभी डन होगा जब आप लोग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ दूरी तय कर रहे हो। बात आई समझ में? यानी कि इसका एग्जाम्पल जो है, अगर आप लोग बताओ बेटा जी, तो वर्क बोले तो कार्य जो है ये एक प्रकार का क्या है? पथ फलन होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हीट, वर्क एंड हीट बोथ आर उष्मा, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा जी? पथ फलन होंगे, ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल, अच्छा उष्मा को जैसे आप लोग यहाँ पे हीट करना शुरू करो, मोमबत्ती मैंने लगा दी यहाँ पे, जैसे मान लो ये आयरन की हो, आयरन की रोड है ये, अब इसको तुमने हीट कर दिया यहाँ पे, मोमबत्ती लगा दी तुमने, कैंडल लगा दी। अब कैंडल से पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा, अब धीरे धीरे हीट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? धीरे धीरे हीट आगे जाएगी, तो इसका मतलब इधर वाला कॉर्नर भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसका मतलब पाथ धीरे धीरे कवर कर रहा है कि हीट की नहीं कर रही? बिल्कुल कवर कर रही। और ये वाला भी पार्ट क्या हो चुका है? हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है, हॉट हो गया। मतलब कार्य और उष्मा ये दोनों ऐसे फिनोमिनोन हैं जो मेरे प्यारे साथियों किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज तुमने पहले पढ़ी थी वो किस में आएंगी? वो फेज फंक्शन में आ जाएंगी। बात आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि फेज फंक्शन क्या होता है और ये पाथ फंक्शन क्या होता है। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अब आगे अपने अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। हाँ, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के प्रक्रम, ये पढ़ेंगे अपने, ठीक है बेटा जी। अच्छा, ऊष्मागतिकी के प्रक्रम कई सारे होंगे, जैसे मान लो नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपने आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोभारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस, समायतनी प्रोसेस, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, रुदोसम प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, सम एंथैल्पी प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है? आज की क्लास में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा काफी मेजर टॉपिक था, उसके एग्जांपल भी काफी ज्यादा थे जो आप लोगों ने डिस्कस किए, और आपकी बुक में काफी कम एग्जांपल दिए हुए, तो मैंने आप लोगों को जितने एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाए थे वो दे दिए आप लोग को। आप सभी के सभी एग्जांपल नोट कर लेना, आगे भी काम आएंगे। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों फेज फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। और कल की क्लास में अपने इन प्रोसेस को अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन कैसा होता है, कौन सा प्रोसेस कैसे चलता है, किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा, ये तमाम बातें हमारे कल की रहेंगी। तो मेरे प्यारे साथी, चैप्टर है आप लोगों का, मैं डिटेल से करवाऊंगा, जितना चैप्टर तुम लोगों का 11th में दिया हुआ है उतना तो करवाऊंगा, इससे कुछ ऊंची लेवल का पढ़ भी करेंगे अपने साथ में, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स में भी अगर आप लोग कोई हो जुड़ा हुआ मेरे साथ में, तो आप लोग इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करना, पूरा चैप्टर आप लोगों का बेनिफिट जरूर देगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में लगभग 3-4 क्वेश्चन अपने थर्मोडायनामिक्स में से तो आते ही आती हैं, है ना। तो खैर मेरे प्यारे साथियों, छोटी बातों को, तमाम बातें हमारी आगे चलती रहेंगी एक एक करके। ये आज शायद तक अपना 3 या 4था लेक्चर है हमारा,
और लगभग 10-12 लेक्चर में अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी अपने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तमाम क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में करवा दूंगा। तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने कल की वीडियो अपने डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो कल आना मत भूलना आप लोग। तो सभी का जो आए हैं सभी का स्वागत है, और जो नहीं आए उनको दोबारा वापस कल आप लोग उठा करके लेकर के आना, ताकि कल अपने ये टॉपिक अपने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। तो आज की क्लास को यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।